Thank you, sir. And welcome to NDTV Profit, because you are talking to NDTV Profit for the first time. For the first time, so I'm really looking forward to this conversation. Thank you. This idea of interviewing RBI governor is very intimidating for me. And I'm genuinely nervous. But I'm very happy that you have come to Reserve Bank. Yes, sir. And I think it will give you an experience of what the Reserve Bank is and what all it does. Because there is public के mind में Reserve Bank के बारे में बहुत बहुत मतलब एक mystical organization जैसा लगता है जी. और I'm happy that you are here, but thank you very much. Yeah. Thank you. You are so right, sir. देखिए क्या है, RBI is in everyone's life. लेकिन उनके लिए RBI क्या करता है ये एक accessible या नजदीकी शायद उतना नहीं है. But I must say, as we start this interview, that in your regime, in your term, the language of RBI has become very accessible. And common man now knows much more about RBI's activity. So that has also happened. I can give you ground feedback. नहीं देखिए, ये भी this is also very important कि इस साल जो है हम 2024 में मतलब स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2024 से ये RBI का 90th ईयर है. 1935 में शुरू हुआ था RBI इसका फंक्शनिंग, और इस साल जो है हम 90th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं. और इट्स ए वेरी मोमेंटस ईयर फॉर रिजर्व बैंक. और हमेशा हमारा कोशिश, एटलीस्ट मैं मेरे टेन्योर के बारे में कह सकता हूँ कि हम लोगों का RBI में ये कोशिश रहा है कि RBI को जितने सिंपल तरीके से RBI एज एन इंस्टीट्यूशन और RBI का जितने भी कम्युनिकेशंस है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी हो या कोई किसी भी चीज हो, उसको कितने सरल भाषा में हम लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत लोगों के सामने दिखा सकते हैं, वही हमारा कोशिश रहा है. क्योंकि लोगों के माइंड में RBI के बारे में बहुत सारे आइडियाज है, क्या कर रही है RBI, ज्यादा समझ सब लोगों में नहीं है. बहुत सारे लोगों को आइडिया है. और जैसे आपने कहा कि कॉमन मैन के माइंड में भी काफी, मतलब देखिए, इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. आप मतलब करेंसी नोट से शुरू कर लीजिए. बिल्कुल. एवरी पर्सन यूजेस करेंसी नोट्स, और करेंसी नोट्स अगर कोई यूज नहीं कर रहा है तो फिर डिजिटल UPI में पे कर रहा है, और UPI में भी RBI का एक बहुत बड़ा रोल है. बिल्कुल सर. सो इसीलिए हम लोगों का कोशिश यही रहा है कि RBI का कम्युनिकेशन और RBI को मतलब जो कैसे लोगों के पास और ले सकते हैं, वही कोशिश है. बिल्कुल सर. और इसमें मेरी पर्सनल बड़ी दिलचस्पी है इस काम में. तो चूंकि अपनी तो चर्चा शुरू हो गई, लेकिन फिर भी जस्ट टू इंट्रोड्यूस आवर NDTV प्रॉफिट, जो हमारे दर्शक हैं, चूंकि इंटरव्यू आप NDTV प्रॉफिट को दे रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए अब हमारे NDTV में NDTV प्रॉफिट इंग्लिश और हिंदी डिजिटल के अलावा 4 और चैनल हैं. तो अभी हम लोग 6 चैनल्स पे और 7 वेबसाइट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, और फिर उनके सोशल हैंडल्स, सब पर इस वक्त लाइव जा रहे हैं. ये प्रसारण आपका लाइव है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े रेगुलेटर होते हैं कि उनसे बहुत गाइडेड सवाल प्रिपरेशन के साथ बात करो, लेकिन आपके साथ अच्छी बात यह है कि हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, और आप फ्री विलिंग बातचीत और खुली बातचीत हमेशा पसंद करते हैं. आप कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं. और उससे पहले मैं आपके सारे दर्शकों को भी अपना नमस्कार बताना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच सर. तो एक तो बहुत मोटा सवाल है, और वो ये है कि कोविड के बाद और जो पूरा ये टर्म रहा, आपका 6ठा साल चल रहा है, उसमें जितने पॉसिबल चैलेंजेस थे भारत के, दुनिया के, सारे आ गए. कोविड के बाद स्टेबलाइज हुआ. ग्लोबल टर्मोइल एक तरीके से कंटिन्यूड है, और फिर भी इंडिया उसमें एक ब्राइट स्पॉट है. तो इस इकोनॉमिक सिचुएशन को और फाइनेंशियल सिस्टम को भारत में जिस तरीके से मैनेज किया गया, वो दरअसल एक बहुत बड़ी कहानी है, और उसमें RBI का रोल बहुत ही कमाल का रहा है. तो अब आपसे अगर मैं एक ओवरव्यू लेना चाहें कि इस पीरियड को आपने कैसे नेविगेट किया, तो ये बताइए. इसी वो तो बहुत एक लंबा स्टोरी बनेगा, और बहुत संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बताया सही तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ,
India has handled the COVID crisis and the post-COVID challenges, चाहे वो यूक्रेन वॉर और उसका आफ्टरमाथ का जो सिचुएशन वो हो, या फिर ग्लोबल सिंक्रोनाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, सारे सेंट्रल बैंक्स, यूएस फेड से शुरू करके सारे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लगे, और फाइनेंशियल मार्केट्स भी काफ़ी वोलेटिलिटी विटनेस किया है। इनफैक्ट मैंने कई एक जगह एक भाषण में और मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने खुद डिस्क्राइब किया था कि पिछले जो 5-6 साल है वो इट हैज़ बीन ए पीरियड ऑफ ग्रेट वोलेटिलिटी। इस टाइप का वोलेटिलिटी इतने कम समय में, कोविड, फिर उसके बाद सेकेंड वेव ऑफ कोविड, डेल्टा वेव, मतलब इट वाज अनदर मेजर चैलेंज। कोविड शुरू हुआ 2020 मार्च में, फिर अगले साल 2021 अप्रैल मई में वो डेल्टा वेव, फिर उसके 2020 वो 2021, फिर 2022 में यूक्रेन वॉर, उसका आफ्टरमाथ, और वो जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो कंटिन्यूइंग है। सिर्फ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं, ये जियो इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स आने लगे, गुड्स और सप्लाई चेन अरेंजमेंट्स, गुड्स मूवमेंट के ऊपर, सर्विसेज मूवमेंट के ऊपर बहुत सारे पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज भी कंट्रीज लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, और एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बहुत सारे बैरियर, ये वर्ल्ड ओवर ये हुआ। इस बीच भारत का जो नेविगेशन रहा, इसका श्रेय मैं पहले तो अपने भारत के सारे देशवासियों को देना चाहता हूँ। सेकेंड रीजन ये है कि सरकार और आरबीआई के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन रहा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि फिस्कल मॉनिटरी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, वो बहुत सॉलिड रहा। वो एक मेन कारण है जिसमें हम नेविगेट कर पाए। हम लोगों ने जब मैं आरबीआई आया था तब आईएलएफएस के फेलियर था, वो जस्ट हो गई थी। उससे पहले अगस्त में 2018 में फाइनेंशियल मार्केट्स काफ़ी टाइट थे, तो हमारा मेन चैलेंज यही रहा कि मार्केट को कैसे कॉन्फिडेंस दे, मार्केट में कैसा लिक्विडिटी लाए, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत टाइट हो गया था, कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था। तो धीरे धीरे हम वो फेज से जब निकल रहे थे, फिर मार्च में 2020 ये कोविड शुरू हो गया, और फिर अगले 2 साल बहुत चैलेंजिंग रहा। कई सारे मेजर्स हमने लिया है, 100 से ज़्यादा मेजर्स हमने लिया है। गवर्नमेंट के साथ एक्टिव कोऑर्डिनेशन रहा। गवर्नमेंट में भी वो जो ECLGS स्कीम और बहुत सारे स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद जिस तरह की से मतलब फिर बाकी क्राइसिस, वो लंबा कहानी है, मैं ज़्यादातर बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक पॉइंट सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए जो क्राइसिस रहा कोविड, इट हैज़ रिजल्टेड इन ए परमानेंट आउटपुट लॉस। थोड़ा टेक्निकली बोल रहा हूँ। Yes, sir. It has resulted in a permanent output loss for every economy in the world. True. ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो एक आउटपुट लॉस रहा। जो 2 साल कोविड के रहे, उसमें जो आउटपुट लॉस हुआ, जिसमें कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कई सारे इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, कॉन्ट्रैक्शन में चले गए, कई सारे इकोनॉमीज बहुत लो ग्रोथ रहा। वो जो लॉस हुआ वो ऑलमोस्ट इट इज परमानेंट, और ये सिर्फ भारत में नहीं, सारे सब जगह वही स्थिति है। लेकिन वो जो क्राइसिस से जिस तरह से हम निकल कर बाहर आए, सिर्फ कोविड नहीं, उसके बाद जो यूक्रेन और बाकी सारे जो क्राइसिस आए और जो अभी भी चल रहे हैं, उससे जिस तरह से हम निकल कर आए वो बहुत एग्जेम्पलरी है इंडिया के केस में, भारत के केस में। क्योंकि आप अगर कंपेयर करेंगे our economic situation, financial conditions before we entered the crisis period, and where we stand today or where we stood last year, India as a country, Indian economy, our financial sector have all emerged much stronger. पिछले 3 साल में जीडीपी ग्रोथ, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा रहा। इस साल का हमारा आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि 7.2% रहेगा। इन्फ्लेशन यूक्रेन वॉर के बाद 7.8% हो गया था, अभी इन्फ्लेशन 3.5 है, लेकिन वो 3.5 में मतलब वो बेस इफेक्ट जिसको कहते हैं, इसीलिए थोड़ा कम दिख रहा है। अगले महीने में अगले 1-2 महीने अभी कम रहेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन जो है, टारगेट जो रेंज है हमारा 4% ±2, उस रेंज में है। ग्रोथ मोमेंटम इंडिया का जो है स्ट्रॉन्ग है। इन्फ्लेशन इन बाय एंड लार्ज हैज मॉडरेटेड, इट इज कमिंग अंडर कंट्रोल, बट 4% टारगेट अभी, उसमें और भी डिस्टेंस कवर करना है। और फाइनेंशियल सेक्टर, आप देखिए सबसे बड़ी चीज है,
हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, एनबीएफसी सेक्टर हो, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर टुडे इज मच मोर स्टेबल and resilient and healthy than it was 5 years or 6 years ago. मोस्ट सर्टेनली। तो आपने जो कुछ बातें कही हैं उसी में से एक आध सवाल निकल के आ रहे हैं, वो है इन्फ्लेशन के बारे में। जैसा आपने कहा है तो उसमें एक तो ये है कि आप कहते हैं कि आप फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस नहीं देंगे, लेकिन मैं जैसे रीड करता हूं आप ये कह रहे हैं कि जब तक 4% के नीचे सस्टेन्ड बेसिस पे नहीं रहता इन्फ्लेशन, जो एक्चुअली वेजिटेबल्स को छोड़ दें तो सर 3.3% है सीपीआई के लेवल पे, तो आप कब तक इंतजार करेंगे कि ग्रोथ का नुकसान किए बगैर, इन्फ्लेशन पर आपकी कड़ी नजर है कि रेट कट के लिए वो कौन से नेसेसरी कंडीशंस होंगे जिसमें आप कंसीडर करेंगे? इससे पहले तो ये है कि 4% के नीचे हम जाएंगे वो हमने कभी नहीं कहा। आप अगर केयरफुली देखेंगे हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, हम ये कह रहे हैं कि ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन टू द टारगेट। अलाइनमेंट मतलब वो 4% के आसपास रहे, और उसमें एक ड्यूरेबल बेसिस में, ये नहीं कि वन ऑफ, मतलब आप देखिए पिछले जुलाई का इन्फ्लेशन 3.5% आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब प्रॉब्लम ओवर हो गया है, क्योंकि दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, सॉलिड बेस इफेक्ट एडवांटेज था। तो आवर टारगेट, आवर अप्रोच जो है 4% के आसपास रहे, और उसमें थोड़ा ड्यूरेबिलिटी, हमको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अभी 4% के आसपास रहेगा। एक वन ऑफ 4% के नीचे चला जाए फिर हम इंटरेस्ट रेट को ये कर देंगे, वो बहुत बड़ा सीरियस पॉलिसी मिस्टेक होगा। वी हैव टू बी पेशेंट, बहुत पेशेंट रहना, और भी थोड़ा डिस्टेंस अभी कवर करना है। और जहां तक ग्रोथ की सवाल है, ग्रोथ सैक्रिफाइस, अभी तक जो ग्रोथ सैक्रिफाइस है वो बहुत ही मतलब मिनिमल है, बिल्कुल ना होने की बराबर है। क्योंकि इस साल आप देखिए 7.2% हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 24-25 में। तो इसीलिए ग्रोथ सैक्रिफाइस जो है, या तो उसको आप मिनिमल कह सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कोई मेजर, कोई ज्यादा मतलब ग्रोथ सैक्रिफाइस नहीं हुआ है। ग्रोथ रिमेन्स इंटैक्ट, ग्रोथ इज स्टेबल एंड रेसिलियंट, और इन्फ्लेशन को हमको कम करना चाहिए। देखिए वेजिटेबल प्राइसेस या फूड आइटम्स को अगर आप निकाल देंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं इन्फ्लेशन कम हो गया, फिर आप एक आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, अगर फूड प्राइसेस ज्यादा है, हम सिर्फ जिसको कहते हैं कि कोर इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है इन्फ्लेशन कम हो गया, अगर वो कहेंगे, वो क्रेडिबल नहीं रहेगा जी, वो क्रेडिबल नहीं रहेगा। लोगों के, आम जनता के माइंड में ये रहेगा, कैसे आप कह रहे हैं मेरा तो इतना खर्चा हो रहा है, मेरा सैलरी इतना है और उसमें से इतना परसेंटेज जा रहा है फूड कॉस्ट में, फूड इन्फ्लेशन, कैसे सरकार कह रही है, कैसे आरबीआई कह रही है कि इन्फ्लेशन जो है कम हो गया। इसीलिए फूड इन्फ्लेशन, हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो टारगेट है, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसका कारण ये है क्योंकि अभी जिस सर्वे के आधार पर हमारा कंज्यूमर जो कंजम्पशन बास्केट है, जिसके ऊपर टारगेट इन्फ्लेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें फूड इन्फ्लेशन का शेयर 46% है जी। तो मान लीजिए एक साधारण परिवार में 50% ऑफ कंजम्पशन, जितना खर्चा हो रहा है, 50% खाने के चीज में फूड कॉस्ट में जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम फूड इन्फ्लेशन को मन में रखें, और रेट कब हम कम करेंगे या कब पॉलिसी चेंज करेंगे वो फ्यूचर डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल हमको ये कॉन्फिडेंस है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और 4% के आसपास पहुंच जाना चाहिए। लेकिन इस साल का एवरेज हमने 4.5% दिया है। बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है, आगे जाके हम देखेंगे कैसे इनकमिंग डेटा स्टडी करेंगे, उसके आधार पर आउटलुक क्या बन रहा है, हमारा असेसमेंट करेंगे कि अगले 6 महीने में कैसा रहेगा, उस बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। पहले से एक गाइडेंस दे के मतलब आप एक गाइडेंस दे देंगे, फिर वो आप देखते हैं कि कुछ डेवलपमेंट्स आगे और नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वी आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन, वी आर कीपिंग क्लोज आई ऑन ग्रोथ, we are keeping close eye on inflation. We want inflation to, it is coming down, we want inflation to go and be around 4% and be there.
फिर हम उसके ऊपर मतलब उसके बेसिस पे हम आगे का कदम डिसाइड करेंगे। जी बिल्कुल। मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लंबा आंसर दे रहा हूँ, नहीं नहीं, लेकिन ये हमारे लिए तो मास्टर क्लास है। और जैसा आपने कहा कि लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना, तो मैं आपको फिर से उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आरबीआई ने जिस भाषा में अब बात करना शुरू किया है वो बहुत ही एक्सेसिबल है। और एक्चुअली लैंग्वेज और नुआंस वगैरह सीखना हो तो मुझे तो लगता है कि इंग्लिश की क्लास आरबीआई की बेटर होती है। एक चीज और सर, चूंकि अब ये रियलिस्टिकली लोगों को भी लगने लगा है, देश में एक अच्छा कॉन्फिडेंस का माहौल है कि हम बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। चूंकि विकसित भारत का एक लक्ष्य है 2047 का, तो अगर उसको लूजली ट्रांसलेट करें इकोनॉमिक टर्म में कि एडवांस इकोनॉमी। एडवांस इकोनॉमी का मतलब ये है कि रिच कंट्री अगर कहना हो तो, रिच अगर न भी हो तो अपर मिडिल इनकम कंट्री तो हमको होना चाहिए। अब उसके लिए बैकवर्ड नंबर देखें, क्योंकि डेटा की जो विजिबिलिटी आपके पास है हम में से किसी के पास नहीं है। उसको देखते हुए अगर मैं ये आपसे समझना चाहूं कि जो ग्रोथ की जरूरत है हमको उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के न रह जाएं, उसके बाहर आ जाएं, उसमें क्या चैलेंजेस हैं ये समझना चाहूंगा। पहले तो ये आरबीआई का जो भूमिका है इसमें, आरबीआई का भूमिका इसमें रहेगा मतलब ये चैलेंज, मतलब ये जो है इम्पोर्टेंट वर्क एजेंडा जिसको कि हम हमेशा ध्यान देना चाहिए, एक है वी हैव टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब चेक इन्फ्लेशन, कीप इट अराउंड 4%, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी रहेगा तो इट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के हाथ में रियल परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है परचेजिंग पावर लोगों का कम हो जाता है। सो जब हम प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, लोगों में स्पेंडिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। सेकेंडली, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन आप मेंटेन करेंगे तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उसमें बहुत आता है। तो बिगेस्ट सपोर्ट ग्रोथ के लिए प्राइस स्टेबिलिटी से आता है। तो इसीलिए प्राइस स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आगे जाके भी हमको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए, और जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए। बैंकों का हेल्थ हो, एनबीएफसीज का हेल्थ हो, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर का हेल्थ हो, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई एक्सेसिव लेवरेज ना हो। सो फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके आगे जाके जो आपका मतलब जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ आपका जो जितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें कैसा मतलब हाउ इट विल गो फॉरवर्ड, उसमें opportunities are quite a lot. I think the government has come out with a number of measures, but I would just like to point out one or two things where one is, lot of reforms have taken place over the last few years. बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए हैं। इनफैक्ट मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वो भी बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। बाकी मेजर इनिशिएटिव्स जैसे कि मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने के लिए वो भी काफी कंट्रीब्यूशन किया है। सर्विस सेक्टर जो है काफी स्ट्रांग है। तो कई सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, चाहे वो सेंट्रल लेवल में हो या स्टेट लेवल में हो, इनफैक्ट स्टेट लेवल में बहुत सारे रिफॉर्म्स करना जरूरी है। तो जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, और मेनली वो रहेगा, आप मान लीजिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन सेक्टर, उसमें मतलब सम रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। लेबर में भी कई सारे स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, सम रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। Major items are also not just in central government domain, they are also in the state government domain. So therefore these reforms have to be continued. Innovation is today, innovation, startups, fintech is giving great opportunity. There I can say with a lot of satisfaction that I think India has really done well. We are creating a lot of jobs. And finally I think agriculture sector में भी output बढ़ाना चाहिए। We have made good progress in agriculture, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट उसमें भी काफी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में हमारा सर्विसेज सेक्टर में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, इट इज नाउ मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन द ग्लोबल इन द एक्सटर्नल मार्केट्स।
मैन्युफैक्चरिंग, यस वी आर एक्सपोर्टिंग, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, लेकिन और भी अच्छा कर सकते हैं, उसके तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे नहीं कि मेजर्स आर नॉट बीइंग टेकन, मेजर्स ले रहे हैं, बट आई एम जस्ट फ्लैगिंग कि दीज आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज। थोड़ा डिसजॉइंटेड मैंने आपको बोल दिया, लेकिन इसीलिए मैं क्लियर लिस्ट है, मैं जस्ट रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ। प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंटिन्यूड सपोर्ट, continued reforms both at the state and the central level, improving agricultural productivity, and finally increasing our share in the export market and utilize the opportunity today which we have to become a significant part of the global value chain. उसमें हमारा इंडिया का जो शेयर है उसको बढ़ाने के लिए आज का जो स्थिति है, इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इंडिया हैज मेड गुड प्रोग्रेस, बट आई थिंक वी कैन स्टिल इम्प्रूव एंड डू क्वाइट अ लॉट इन दैट एरिया। एब्सोल्युटली। इसी में से सर कुछ पॉइंट पिक करते हैं। आपने जो कहा स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बैंक के हेल्थ अच्छे हैं। ये शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अभी एक इशू सामने आ गया है कि डिपॉजिट ग्रोथ स्लो है, क्रेडिट ग्रोथ तेज है, और अब कहा जा रहा है कि भाई आप लोग डिपॉजिट ऑगमेंट करने के लिए कुछ करिए। ये तब हो रहा है जबकि यंग इंडियंस सेवर से इन्वेस्टर्स बनने की तरफ मूव कर रहे हैं। एक तरीके से तो वैलिडेशन है कि इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, ग्रोथ के नंबर पर भरोसा है, इसीलिए मैं रिस्क वाले एसेट में भी पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है कि डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, लोग बैंकों के पास पैसा नहीं रख रहे, कहीं और लगा रहे हैं। आपने जो अभी कहा उसमें दो कंपोनेंट है। एक है आपने बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी के बारे में आपने जिक्र किया, और आपने वो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में जो गैप आ रहा है उसके बारे में आप बात किया। जहां तक बैंकिंग सेक्टर है, हम लोगों का आरबीआई का एफर्ट ये रहा है पिछले 5-6 साल से कि बैंक का जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हो, और जब मैं बैंक कहता हूं उसके साथ साथ एनबीएफसी भी आप जोड़ सकते हैं। बैंक्स, एनबीएफसीज, इन सारे में जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, उनका रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स, उनका जो कंप्लायंस कल्चर, और उनका जो सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, मतलब ये सब जो गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, इसमें हमने बहुत प्रायोरिटी दिया है। और आई एम हैप्पी टू मेंशन दैट द ओवरऑल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर has improved a lot in the last few years. That is a major achievement which cannot be measured in data, but it is a qualitative improvement in our banking system. And इसके लिए मैं मतलब बैंकिंग सेक्टर के जो all the participants in the banking sector, the bank managements and the banks को मैं बहुत आपके थ्रू बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, यह एक छोटा सा सवाल। ये फैक्ट है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू, प्राइवेट एकदम स्टैंड आउट कर रहा है, लेकिन इसी दौरान हमने एक नई चीज देखी आरबीआई से। पहले था कि छोटा मोटा कैश पेनाल्टी लगा दो बैंक अगर थोड़ा कहीं रूल तोड़ रहे हैं तो। अभी लेकिन आपने तो बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और अच्छा खासा पनिशमेंट दिया है। इसके पीछे क्या थॉट है? नहीं, वो पनिशमेंट नहीं, वो करेक्टिव स्टेप है। मैं उसके बाद में आऊंगा, पहले मैं आपका वो जो डिपॉजिट और क्रेडिट उसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसे देखिए, आपने सही कहा, यंग इंडियंस जो है, जो आजकल मतलब प्रोफेशनल्स हो या कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, यंग इंडियंस में ये जो इंटरनेट एज है, मोबाइल एज है, टेक्नोलॉजी जहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट बन गया है हमारे डे टू डे लाइफ में, यंग इंडियंस आर एस्पिरेशनल। और इसमें कोई गलत चीज नहीं है। वर्ल्ड ओवर यही होता है, जब एक कंट्री प्रोग्रेस करता है, जब एजुकेशन लेवल, टेक्नोलॉजी आगे जाता है, तो नेचुरली यंगर पॉपुलेशन जो है दे गेट अट्रैक्टेड टू अदर मार्केट्स। उसमें कोई मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस and it's a positive development also. If youngsters are going into stock markets, if youngsters are buying insurance products, if they are buying investing through mutual funds, it's a good thing. It should happen. हम लोगों का ये सिर्फ कहना है कि देखिए, बैंकों को ये हम एडवांस एक कॉशन की तरह से हम बता रहे हैं, प्रोएक्टिवली एडवांस हम ये कह रहे हैं कि आप इसको केयरफुली मॉनिटर करिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे जाके ये एक स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशू बन सकता है।
मतलब ये जो गैप बिटवीन क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ अगर कंटिन्यू करता रहता है, इफ इट कंटिन्यूज इन ए वेरी इफ इट बिकम्स परसिस्टेंट, देन इट कैन क्रिएट लिक्विडिटी इश्यूज। मतलब आप क्रेडिट बढ़ रहा है लेकिन डिपॉजिट नहीं बढ़ रहा है, 8 महीने के लिए चल जाएगा, 1 साल तक भी चल जाएगा, लेकिन अगर कंटिन्यू करेगा, और ये जो स्थिति है ये पिछले साल से शुरू हुआ है, तो इसीलिए बैंकों को प्रोएक्टिवली दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डीलिंग विद दिस लिक्विडिटी मैनेजमेंट, और क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में एक बैलेंस लाना चाहिए। Or another positive thing which has happened is banks are even today, I find that banks, quite a number of banks are now raising funds by floating infrastructure bonds. And the good thing about infrastructure bonds is that they are getting it at very attractive rates. Infrastructure bonds also, they are not deposits, so they don't have reserve requirements. मतलब CRR में आप इतना रखना पड़ेगा, SLR में वो भी applicable नहीं है क्योंकि it is not a deposit. They are low cost and therefore long tenor. So many banks have now resorted to raising infrastructure bonds to finance infrastructure projects and schemes. That's a good thing which has happened in the very recent months. The other thing which is unique and which is happening now for the last few years is that credit growth and credit disbursement has become very fast thanks to technology. आज आप मोबाइल के थ्रू में किसी बैंक से आप मतलब जो है लोन आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन फिजिकल है। आप लोन डिसबर्समेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जो है आज भी वो फिजिकल है। इसीलिए मैंने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने कहा था आरबीआई के तरफ से कि बैंकों को नए नए डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, नए न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द एरिया ऑफ डिपॉजिट्स मतलब लाना चाहिए, और उनका जो वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है उसको यूटिलाइज करना है। आपका अगला सवाल था जो पनिशमेंट आपने कहा, पेनल्टी या जो भी कह रहे हैं, देखिए ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक करेक्टिव स्टेप है। अगेन आरबीआई का जो सुपरवाइजरी सिस्टम्स एंड मेथड्स है, हम लोगों ने उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट लाए हैं। आजकल जिस डीप लेवल में हम सुपरविजन कर रहे हैं वो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट। हम ऑन साइट सुपरविजन करते हैं, हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर से, वो बैंक हो या एनबीएफसी हो या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो, वहां पे जाते हैं, दैट इज ऑन साइट। हम ऑफ साइट भी सुपरविजन करते हैं। ऑफ साइट मतलब टेक्नोलॉजी आज इतना एडवांस हो गया है, हमारे पास सारे डेटा फ्लो जो है वो रियल टाइम बेसिस में आ रहा है, तो हम ऑन साइट ऑफ साइट भी ऑफिस में बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर का, हर एक बैंकों का, एक एक बैंक का क्या क्या ट्रेंड है, कितना लोन जा रहा है, कितना डिपॉजिट आ रहा है, लोन में अगर डिफॉल्ट है तो कोई ओवरड्यू रिपेमेंट नहीं हुआ तो 0 to 30 days, 30 दिन तक कितना ओवरड्यू है, 30 दिन से 60 दिन तक कितना ओवरड्यू है, क्या 0 to 30 days का जो ओवरड्यू है क्या वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन 30 to 60 डे ओवरड्यू बढ़ रहा है क्या? तो बहुत हम ऑफ साइट सुपरविजन भी बहुत कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो सुपरविजन है, इट हैज रियली, वी हैव नाउ डेवलप्ड इट एंड इट इज बीइंग नाउ डन विथ अ काइंड ऑफ, मैं हमेशा अर्जुना's आई यूज करना कहता हूं, लेकिन एक ईगल्स आई की तरह हम वॉच करते हैं। 1 मिनट में बस कंप्लीट कर रहा हूं। ओवरऑल सिचुएशन, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर इज स्टेबल। हमारा अप्रोच ये रहा है कि जहां पे हम डेफिशिएंसी देखते हैं, पहले हम उनको इंटरनली बायलैटरली उनके साथ डील करते हैं। बायलैटरली उनको कहते हैं कि देखिए आप में ये डेफिशिएंसीज है, आप इसको करेक्ट करिए, और उनको टाइम भी देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप एक रोड मैप्स हमको दीजिए, आप इसको 6 महीने में, 1 साल में कब कंप्लीट करेंगे। तो वो फिर रोड मैप एक हमको देते हैं, प्लान ऑफ एक्शन देते हैं, तो उसको हम देखते हैं वो रीजनेबल है या नहीं। फिर हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इंप्लीमेंट करें, तो उनको टाइम देते हैं। और जहां पे हमने सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन लगाए, इसीलिए लगाना जरूरी हुआ क्योंकि वो जो रेक्टिफिकेशन करना था, जो करेक्टिव एक्शन करना था, वो सही तरीके से नहीं हो रहा था। तो हम अगर उसको 1 साल 1.5 साल तक टाइम देते हैं और आगे अगर उसको कुछ ना करके ऐसे छोड़ देंगे, इट कैन क्रिएट ए बिगर क्राइसिस। और क्राइसिस में सबसे बड़ा प्राइस कौन पे करता है? द कंज्यूमर्स।
बिल्कुल। द डिपॉजिटर्स। तो हमारा जितने सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शंस है, मेन प्रायोरिटी इज टू सी दैट द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, ओवरऑल जो देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर इसका कोई असर ना आए। तो इसीलिए हम एक उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, टाइम देते हैं करेक्शन के लिए, रोड मैप मांगते हैं उनसे। अगर करेक्शन सही टाइम पे नहीं होता है फिर हमको ये सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है। और उसका उद्देश्य ये नहीं कि उनको पनिश किया जाए, उसका इंपॉर्टेंस ये है, उसका जो क्रिटिकलिटी ये है कि हम उनको कह रहे हैं कि भाई आप जल्दी करिए, नहीं तो आप बिजनेस ग्रो ऐसे नहीं कर सकते हैं। एक तरह से आपका एक वीकनेस है लेकिन आप बिजनेस ग्रो करते जा रहे हैं, आपका मतलब कॉमन मैन लैंग्वेज में कहूँ, आपका स्टमक अपसेट है लेकिन आप खाते जा रहे हैं। खाने में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, कुछ दवाई लेना चाहिए, तो यू हैव टू कंट्रोल। सो इट इज मेनली ए करेक्टिव मेजर्स टू एंश्योर that the necessary corrective steps are taken by the bank management or the NBFC management. नहीं, बिल्कुल सही है ये आप जो Sorry again for a very long reply. नहीं, बट वेरी वेरी इंसाइटफुल। जो आपने कहा कि सुपरविजन का जो पहले का वक्त था अब बहुत कम हो गया है और डिजिटल इंटरवेंशन के कारण रियल टाइम, करीब करीब रियल टाइम मॉनिटर कर लेते हैं। तो थोड़ी सी मेरी क्यूरियोसिटी ये जानने की है कि जो एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है, एकदम रियल टाइम, अर्ली वार्निंग के और भी अर्ली वार्निंग मिल जाए, उस स्टेज में अब आरबीआई पहुंच गया है सुपरविजन के मामले में? देखिए, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, वी आर एडवांसिंग इन टेक्नोलॉजी, द फाइनेंशियल सेक्टर इज ऑल्सो एडवांसिंग वेरी मच इन टेक्नोलॉजी, एंड world situation is constantly dynamic. In fact, today the changes and the dynamism in the global economy, thanks to technology, innovations, new products, new services, it's become a very fast changing world. So at no point of time we can say that कि हाँ हम पहुंच गए उधर, क्योंकि new challenges come up. So it's a kind of a continuous process. और हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जितने नए टेक्नोलॉजिकल मेथड्स अभी आ रहे हैं उसको भी यूज करना शुरू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा एक बहुत इंटरनली एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, उसको हम धीरे धीरे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और थ्रू दिस वेरियस एनालिटिकल टूल्स, यू नो, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कई सारे जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट्स ए फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, वी कैनॉट बी कॉम्प्लेसेंट कि हम मतलब हो गया 90%, 99% आ गया। वी हैव टू constantly we have to evaluate ourselves. The bank managements must also evaluate their own internal working methods. It's a challenge for everyone who is there in the financial sector to constantly evaluate himself and to sort of grow and develop. Sir, इन अ वे आप एक बहुत ही प्रॉफिटेबल आरबीआई चला रहे हैं, तो इसलिए ये पूछने का मन हो रहा है मेरा, आपने जो भी एआई और डेटा की बात बताई कि डेटा और इंफॉर्मेशन इतना है आरबीआई के पास कि आपको एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी एस्टेब्लिश करना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी लॉजिकल एंड ऑर्गेनिक फॉर आरबीआई टू कंसिडर। ये देखिए, मेनी कंट्रीज आर डेवलपिंग, इट्स नॉट दैट कि आरबीआई इज द ओनली सेंट्रल बैंक। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स मतलब एडवांस्ड कंट्रीज में पर्टिकुलरली उनका भी टेक्नोलॉजी, उनका एनालिटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम आपसी में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। आरबीआई's focus is mainly to ensure the financial stability of the country, the monetary stability of the country. It's not a for-profit organization. We don't have a profit and loss account. इसीलिए हम गवर्नमेंट को जो ट्रांसफर करते हैं, it is called surplus transfer. It is not profit and loss. It's not a dividend that way. Right. Paid out of profit. It is surplus transfer. That is how the RBI Act says. And RBI, at the end of the day, it's a public organization. Absolutely. सर, इसीलिए आपने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है। यू हैव पैट्रोनाइज्ड जो डीपीआई बना, यूपीआई तो एक पार्ट है, लेकिन ये ओएनडीसी, ओकेन, अकाउंट एग्रीगेटर, सबको आपका काफ़ी सपोर्ट रहा। उसमें हमारे जो बैंकिंग एडिटर हैं विश्वनाथ नायर, मैं उनसे बात करके समझ रहा था इस इंटरव्यू की तैयारी के पहले, तो उनका एक पॉइंट था कि फिनटेक के जो लोग हैं उनको लगता है कि हम लोग नए नए अभी सीख रहे हैं, लेकिन आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह से उनको ज़रा ज़्यादा ही टाइट कर रहे हैं। देखिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। क्वेश्चन कई बार आता है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीरियस फिनटेक प्लेयर्स है, दे अंडरस्टैंड आरबीआई's अप्रोच वेरी वेल।
आप मतलब इंडिपेंडेंटली आप फिनटेक सेक्टर। अभी एक एंटरप्रेन्योर ने आपके आरबीआई के बारे में अच्छी बातें लिखी हैं कि फिनटेक वालों को घबराना नहीं चाहिए, आप फिनटेक, आरबीआई ठीक कर रहा है। हाँ मैंने देखा, वो आर्टिकल भी मैंने देखा और कई सारे लोग कह रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक आर्टिकल या 2 आर्टिकल। यू सी, एक तो है जितने सीरियस प्लेयर्स है, और सीरियस मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्टर में कुछ नॉन सीरियस प्लेयर है वो इरेस्पॉन्सिबल है। मेरा कहने का उद्देश्य, मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। लर्निंग का इशू, हाँ, दे आर स्टिल लर्निंग। तो एक है तो, और सेकेंड थिंग इज हमारा जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, एंगेजमेंट है, बायलैटरल एंगेजमेंट with individual fintech players and also with groups and association of fintech companies, वो बहुत बढ़ गया है। Every month we have earmarked a day. We have, in fact, 4 years ago we set up a dedicated fintech department. And the purpose of the fintech department is to support, is to extend regulatory support to the fintech players. Every month on a particular earmarked day, every month, one day is earmarked when any fintech player, any fintech company or fintech innovator or anyone from that area, he can just have a walk-in meeting with our fintech department to have an understanding and to seek clarification or to explain his problem and his difficulty. Other than that, we have been holding regular individual meetings and regular group meetings also with the fintech association. पिछले साल हम लोगों ने अनाउंस किया था एक फिनटेक एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, which will act as a intermediary, as an interface between RBI and the fintech players, because an intermediary, a self-regulation organization will understand their problems better. He can voice their difficulties to us and we can engage. So the fintech SRO we had announced and it is under process. We expect to make good progress under that very shortly. And other than that, constant engagement. लेकिन आप फिनटेक में जब आप मतलब you are starting a business and when you are coming into a regulated space, एक तो है आप टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं and you are not in the regulated business, regulated arena, that is different. But any fintech player, when he comes into a regulated space, the regulated space has got certain rules and regulations. True. There have to be guardrails to preserve financial stability. कुछ सारे फिनटेक मॉडल में हम देखते हैं जहां पे हमने देखा कि कुछ रिस्क बिल्डअप हो रहा है, उसमें तुरंत हमको वी हैव टू इंटरफियर एंड स्टॉप। तो इसीलिए इनोवेटर्स हो, फिनटेक प्लेयर्स हो, उनको हम बहुत एनकरेजमेंट दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन आप अगर एक रेगुलेटेड स्पेस में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको एक रेगुलेटरी गार्ड रेल जिसको कहते हैं, रेगुलेटरी पैरामीटर से उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। और एक कॉमन एग्जांपल मैंने और भी कहीं कहा था कि आप मतलब नए गाड़ी लाए और रोड में अगर आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, हाँ, आपको ट्रैफिक रूल्स तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। और एक्सीडेंट का आपका गाड़ी का नुकसान कितना होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन रोड में जो 15-20 लोग जा रहे होंगे उनको रिस्क में चोट आ जाएगा। तो इसीलिए वी हैव टू, that is the background from where we are coming, but we are offering all support and encouragement to fintech. And I want to, through you, tell that those who are coming into regulatory space, if they have any doubts, if they have any concerns, they're most welcome to engage with our fintech department to clarify, get clarifications and to explain their difficulties to our people so that we act upon it. जी, एक बात और जो अभी मैंने हल्की सी चर्चा की थी कि यूपीआई हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, तो इसका ग्लोबल एक्सपांशन या ग्लोबल स्टैंडर्ड पर कुछ करने पर आपका कुछ थॉट या कुछ कर रहे हैं आप लोग? इसी यूपीआई एक तो है बायलैटरली हम कई सारे कंट्रीज के साथ जो क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट्स शुरू कर चुके हैं। आपको मालूम होगा पर्टिकुलरली हमारे जो नेबरिंग कंट्री हाल में श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भी शुरू किया, और इंटरलिंकेज ऑफ फास्ट पेमेंट सिस्टम्स सिंगापुर के साथ हमने पिछले साल किया था, और यूएई के साथ अभी जो प्रोसेस जारी है उसको भी फास्ट पेमेंट सिस्टम को लिंकेज हम तुरंत एस्टैब्लिश करने वाले हैं। और रिसेंटली एक प्रोजेक्ट नेक्सस जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, उन्होंने एक प्रोजेक्ट नेक्सस लॉन्च किया है जिसमें 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स।
तो उसमें इंडिया है और हमारे साउथ ईस्ट एशियन आसियान मेंबर्स कुछ हैं. 6 countries we are together, we have joined, we are leading this project called Project Nexus, जिसमें कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम्स है, फास्ट पेमेंट सिस्टम्स, और उन देशों का जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उसमें लिंकेज आ जाएगा. तो इसीलिए हम ग्लोबली इसको यूपीआई को स्प्रेड कर रहे हैं. और एनपीसीआई which is really implementing the UPI, NPCI for the last 2 years has formed a subsidiary company called the NPCI International, which is completely focused on taking NPCI, taking UPI abroad. In fact, to improve cross-border payments, the system that we have developed in India through our UPI and through CBDC, which is now in the pilot mode, and we have made UPI and CBDC interoperable, or in a manner that this can serve as a model for even other countries. And Reserve Bank, along with NPCI International, with of course support from the government of India, हम उसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं. जी. एक रिस्क फैक्टर, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो दरअसल 2 रिस्क फैक्टर पर आपके थॉट्स जानना चाहूंगा मैं. एक तो ये कि साइबर फ्रॉड और तरह तरह की चीजें और हैकिंग और बड़े साइबर अटैक बिटवीन सॉवरेन कंट्रीज, ये सारे रिस्क बहुत ज्यादा हैं. बिग टेक से रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं. और तीसरा है कि भारत जिस तरीके से अब तरक्की कर रहा है, तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं से कोई एक कॉन्स्पिरेसी जैसी बात, अटैक जैसी बात हमारे सिस्टम पे, इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की बात होते रहती है. तो रिस्क तो आपका विशेष सब्जेक्ट है, आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? इसी साइबर सिक्योरिटी और के बारे में आपने, और बिग टेक, ये दो थिंग्स आपने मेंशन किया. जहां तक साइबर सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी जितना बढ़ता जा रहा है, attempts to hack into systems, attempts to do cyber frauds, they are all growing. अभी आप 2-3 साल पहले आप रेगुलरली पेपर में आता था कि, आजकल भी आ रहा है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बंद हो गया है, कि जो मतलब वो मोबाइल बैंकिंग में फ्रॉड हुआ है और साइबर फ्रॉड हुआ है. किसी को मतलब कोई पासवर्ड आता है, वो किसी के साथ कोई बाई मिस्टेक पासवर्ड शेयर कर देते हैं, उनके बैंक के खाता से या यूपीआई के माध्यम से पैसा चला जाता है. और बहुत सारे इलीगल एप्स भी थे. इसमें हमने बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया. पर्सनली मैंने किया. हमने अवेयरनेस थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, थ्रू टेलीविजन, सारे मीडिया जो चैनल है उसमें हमने बहुत एडवर्टाइज किया, लोगों में कॉन्शियसनेस क्रिएट किया. हाल में पिछले मॉनिटरी पॉलिसी में हमने ये अनाउंस किया कि हम एक पब्लिक रिपोजिटरी फॉर डिजिटल लेंडिंग एप्स, उसका एक पब्लिक रिपोजिटरी करेंगे. कई बार ये आता है कि आपके किसी के मोबाइल फोन में एक मैसेज आता है कि आपको 5 लाख का लोन सैंक्शन हो गया है, आप इसको क्लिक कर दीजिए और आपको लोन तुरंत मिल जाएगा. तो बाई मिस्टेक कुछ लोग जो है वो क्लिक कर देते हैं. 2 साल पहले बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं, लेकिन आज के तारीख में वो बहुत कम हो गया है. लेकिन लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो जो मैसेजेस आता है वो इतना जेन्युइन लगते हैं कि कोई कॉमन मैन है या कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, वो दे गेट मिसलेड, दे थिंक कि हाँ ये जेन्युइन मैसेज है. तो इसीलिए लोगों को जानना ये जरूरी है कि कौन से एप्स है विच आर लीगल एंड विच आर इलीगल. इसीलिए हमने एक पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं. कोई भी कस्टमर, कोई भी मतलब वो रिपोजिटरी में जाके, वो वेबसाइट में जाके वो चेक कर लेगा कि ये जो है कौन सा बैंक का ये किसी बैंक का ऑथराइज्ड लेंडिंग ऐप है क्या, या ये फ्रॉड है, वो पता लग जाएगा. बाकी अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं. और जितने बैंक्स और एनबीएफसीज है उनके साथ लगातार एंगेजमेंट करते रहते हैं. हमारा सुपरविजन डिपार्टमेंट में एक विंग है कॉल्ड सी साइट, जो कि बिल्कुल जिसका मेन फोकस इज आईटी क्वालिटी, IT systems and cyber security of the financial institutions, banks, NBFCs and RBI also. तो इसीलिए we are constantly working with the banks to increase the cyber security, the firewalls and other protective layers. In fact, when COVID started in the middle of March 2020, one of the first measures we took
was to issue an advisory. सारे बैंकों को और NBFCs को हमने advisory दिया कि देखिए, this is the time when there will be maximum attack on your IT systems. जी. And indeed, the number of attacks during that period went up. क्योंकि ये मतलब कॉमन सेंस है. जब आप घर में नहीं हैं या घर में आप और कुछ चीज में शादी वादी में आप बहुत व्यस्त हैं या किसी का तबीयत खराब है आप उसमें व्यस्त हैं, तो जो चोरी करना चाहता है उसको एक मौका है ये. बिल्कुल. मतलब चोरी राइट वर्ड नहीं है, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड, बट जब हमारा अटेंशन बिल्कुल कोविड के ऊपर है, जो फ्रॉडस्टर्स है उनको ये पता है कि अच्छा अभी उनका लेवल ऑफ जो गार्ड है वो कम होगा. तो इसीलिए वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स वी टुक in the second or third week of March 2020 was to alert all the banks. Then हम लोगों ने एक बैंक CEO के साथ एक मीटिंग तुरंत किया, उनको मतलब we alerted them कि भाई you improve your cyber security this thing, cyber security जो अरेंजमेंट से. और ये एक ऐसा चीज है जिसमें कि बैंक्स, रिजर्व बैंक, अदर रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, we are all working in a coordinated manner to protect the IT systems and cyber systems of India, because it can be and it is the biggest threat world over, not just for India. Absolutely. It is the biggest threat for financial stability. It can also be, and it is the biggest threat for national security also. So therefore, all agencies in India, whether it is the government agencies, RBI, other regulators and banks and other, we are working very closely on this. बहुत ही अर्जेंट एजेंडा है ये. सर, आपने जितना वक्त दिया था वो अब करीब करीब मैं एक्सीड कर चुका हूँ. मेरे पास सवाल तो बहुत हैं, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा आखिरी. वो ये है कि आपका ये 2 टर्म जो रहा, ये बहुत चैलेंजिंग वक्त में बहुत ही जबरदस्त रहा, और ऐसा रहा जबकि दुनिया भर में सेंट्रल बैंकिंग की जो आपकी संस्था है उसने RBI को बेस्ट सेंट्रल बैंकर का अवार्ड भी दिया पिछले साल. इतना बिजी शेड्यूल था आपका, उसके बाद भी कुछ चीजें रह गई होंगी, तो वो क्या है जो आपको लगता है कि आगे RBI को करना चाहिए जो इसको और ज्यादा अगले लेवल पे ले जाए एज अ रेगुलेटर? इसे हमने इस साल, जैसे मैंने पहले आपको किया कि हम 90 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं RBI का, वी हैव कम आउट विथ एन एजेंडा फॉर RBI at 100. उसको पब्लिक डोमेन में भी हमने, मतलब इट इज अवेलेबल इन RBI वेबसाइट. और RBI at 100 वेरियस सेक्टर्स में, फाइनेंशियल सेक्टर, पेमेंट्स सेक्टर, मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेटरी स्पेस, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग रेगुलेशन, सारे एरिया में हमारा क्या क्या नेक्स्ट 10 years going up to RBI at 100, what are the aspirational things which we should focus on and make them possible. We have come out with an agenda for RBI at 100, meaning when RBI reaches 100 years in 2034. Right. So it's a 10-year agenda we have come out with, and that agenda is quite a flexible thing, because situation is changing fast. So new items will get integrated, will get incorporated. So we are therefore focusing on all these things. Main driving philosophy of this is that to keep RBI future ready. To keep RBI ready at all times and to keep it future ready, keeping in pace with the way technology and modern business, modern industry and the modern world is evolving. और आपने सेंट्रल बैंकर की, बेस्ट सेंट्रल बैंकर के बारे में आपने जिक्र किया, उसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये बहुत विनम्र तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, with all sincerity and seriousness, that it has been a team effort. It has been a team effort. No captain can win a game or do well in a game on his own. It has been a team effort, and I would like to compliment our entire team in RBI. I would also like to compliment the way our regulated entities like banks and others have really risen to the occasion and have worked closely with the RBI. Absolutely. लेकिन आपने ये क्वालिफायर लगाया वो ठीक है, लेकिन सच बात तो ये है सर कि भारत में जितने भी रेगुलेटर्स हैं उसमें जो सबसे कहते हैं स्टैंड टॉल
पूरी दुनिया में जिसकी इंडिपेंडेंस का, जिसके इनोवेशन का एक बहुत बड़ा सिक्का जमा है, चला है, उसमें आरबीआई दरअसल एक बहुत ही राष्ट्रीय गौरव का इंस्टीट्यूशन रहा है। और ये बिल्कुल इंस्टीट्यूशन की बात है, ये कोई इंडिविजुअल की बात नहीं है। लेकिन आपके नेतृत्व में ये काम हुआ है, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। एनडीटीवी प्रॉफिट के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा पुनः नमस्कार।